नमस्कार प्रिय भैया बहन, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तो दोनों व्यवस्था हो गई है, आपको क्लास से भी ऑनलाइन कक्षा चल रही है और साथ ही वीडियो भी दिया जा रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन पर चर्चा किया था। असहयोग आंदोलन में हम लोगों ने कई अधिवेशन पर भी चर्चा किया था। उसमें 2 अधिवेशन पर चर्चा हुआ था। पहला अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की मांग की गई थी। कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने की मांग की गई थी। और दूसरा था नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन, इसमें असहयोग आंदोलन चलाने पर की स्वीकृति दी गई थी। अभी हम लोग एक और अधिवेशन पढ़ेंगे। इस जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, उसमें एक और अधिवेशन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कई आंदोलन भी पढ़ चुके हैं, विभिन्न सत्याग्रह आंदोलन, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन की जो वापसी हुई थी, चौरी चौरा हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। इस चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, इस पर भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उसमें भारी जो हिंसा हो गई थी, और हिंसा के कारण महात्मा गांधी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया था। तो अब असहयोग आंदोलन के बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन की भी परिभाषा हम लोग देखे थे। असहयोग आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में लिखा था कि भारत में अंग्रेजों का जो राज्य चल रहा है, अंग्रेज जो टिके हुए हैं वह भारतीय के सहयोग से टिके हुए हैं। अगर भारतीय अपना सहयोग देना वापस कर ले तो अंग्रेजों राज्य ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा और यह 1 साल के अंदर समाप्त हो जाएगा। और महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन के जरिए अंग्रेजों को सहयोग नहीं देने का फैसला किया गया था। इस प्रकार से जब असहयोग आंदोलन में भारी मात्रा में हिंसा होने लगी थी तो आंदोलन को वापस ले लिया गया था और सविनय अवज्ञा चलाने की विचार किया गया था। चलिए देखते हैं इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय का क्या मतलब, सविनय मतलब सविनय, सविनय विनय पूर्वक अंग्रेजों की आज्ञा का पालन नहीं करना। आंदोलन चलाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह रखा गया कि विनय पूर्वक आज्ञा का पालन नहीं करना, अर्थात अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को विनम्रता पूर्वक तोड़ देना। मतलब सविनय, सजोर विनय, अवज्ञा मतलब आज्ञा का पालन नहीं करना। अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसको विनम्रता पूर्वक तोड़ देना, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना और उसके द्वारा बनाए गए कानून को भी नहीं मानना। इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा है कि फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का शुरुआत किया। महात्मा गांधी को लग रहा था कि असहयोग आंदोलन में भारी मात्रा में हिंसा हो रही है, आंदोलन काफ़ी हिंसक होता जा रहा है और जितने भी हमारे कांग्रेस के लोग हैं, जितने भी हमारे सत्याग्रही हैं, वह आंदोलन को सही रूप में नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें व्यापक प्रशिक्षण की ज़रूरत है और इसलिए वह आंदोलन को वापस ले लिए। कांग्रेस के जो नेता थे इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे, वे इस तरह के संघर्ष करना नहीं चाह रहे थे। वे चाह रहे थे कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया था।
इसमें रहकर वह चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे थे। इस प्रांतीय परिषद में रहकर वह चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे थे और चाह रहे थे कि यह इसी में रहकर अपने मांग की पूर्ति करे। लेकिन यह जो कानून बनाया गया था, लिखा हुआ है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब इंडिया के लिए कानून, लेकिन यह कानून इंडिया के लिए कहीं से भी नहीं था। यह जो कानून था इसमें इंडिया के लोगों के लिए किसी भी तरह का नियम नहीं था। तो कांग्रेस में दो दल पहले ही था। आप 8वीं की कक्षा में पढ़े हैं कि कांग्रेस में दो दल था, पहला गरम दल और दूसरा नरम दल। गरम दल के लोग जो थे वह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। उनका सोच था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर रहेंगे। लेकिन नरम दल के लोग जो थे वह चाह रहे थे सभी जो अंग्रेजों के जो संवैधानिक नियम है, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाया गया शासन व्यवस्था है, उसी के अंदर रहकर अपनी मांग की पूर्ति करें और अपने लिए उनसे सही नियम और कानून मांगे और अपनी मांग की पूर्ति उनसे करवाए। लेकिन गरम दल वाले की सोच ऐसी नहीं थी, वो नहीं चाह रहे थे। ये सारी बात आप 8वां में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो इंडिया एक्ट बनाया गया था 1919 में, इसमें कुछ नेता जो थे वे प्रांतीय परिषद के इस चुनाव में हिस्सा लेना चाह रहे थे। लेकिन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। इनका सोच कुछ और ही था। इसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे। वे कांग्रेस की जो अन्य सदस्य थे जो अंग्रेजी सरकार के भीतर रहकर काम करना चाहते थे, उनके पक्ष में वे नहीं थे। इस प्रकार से कांग्रेस में फूट हो गई और काफ़ी बहस होने लगी। फूट इस प्रकार की नहीं हुई जो पहले हुई थी, इसमें बहस और असहमति का माहौल बन गया और राजनीति की जो रूपरेखा थी वह बदल गई, क्योंकि सोच में काफ़ी अंतर आ गया था। और इसी समय सबसे जो एक और काफ़ी आंतरिक और बहस और असहमति के बीच में एक और जो भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदलने में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक बना वह था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, इसमें 1926 से पहले कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी थी। 1930 के बाद तो पूरी तरह से यह समाप्त हो गया था, धराशायी हो गया था। और इस तरह से कृषि उत्पादों की मांग गिरने के कारण निर्यात कम होने लगा था। किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा था। और 1930 तक ग्रामीण इलाके में भारी उथल पुथल हो गया। किसान अपने लगान चुकाने में सक्षम नहीं थे और काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस स्थिति में अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। यह जो वैधानिक आयोग था यह क्या था? अंग्रेज मतलब ब्रिटेन की टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए भारत आया। भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए यह आयोग आया। इस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। इस आयोग का नाम क्या था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले भी आप पढ़े हैं रॉलेट एक्ट और उसके बाद यह है साइमन कमीशन। रॉलेट एक्ट और साइमन कमीशन यह सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप जरूर लिखेंगे और साथ ही इसके विषय में आप जानेंगे। तो यह साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों वाली एक आयोग बनी थी। इस 7 सदस्य में जो आयोग था 7 सदस्यों का, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के नेतृत्व में जो यह आयोग बना था, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो यह आयोग बना था, इसमें 7 सदस्य थे और यह सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे।
एक भी इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। तो जब इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे तो यह भारत में संवैधानिक व्यवस्था की जांच करके रिपोर्ट जो देंगे वो क्या भारतीय के हित में देंगे? ऐसा संभव था क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं था। वह कभी भी भारतीय के हित में जांच करके रिपोर्ट नहीं देंगे, या जो भी रिपोर्ट देंगे वह अंग्रेजों के हित में देंगे। इसलिए भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। जब 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने उसका विरोध किया और उसने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया। इसलिए क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि यह हमारे हित के लिए कभी भी रिपोर्ट नहीं देगा। और साइमन कमीशन का भारी संख्या में विरोध होने लगा। जब वहाँ का वायसराय लॉर्ड इरविन इस विरोध को देखा तो उसने इस विरोध को शांत करने के लिए लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1919 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। अब यहाँ देखेंगे डोमिनियन स्टेट क्या है। डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है स्वतंत्र राज्य। यह स्वतंत्र राज्य कैसा? द्वैध शासन वाला स्वतंत्र राज्य। द्वैध शासन मतलब अंग्रेजों और भारतीय दोनों इसमें शासन करेंगे, दोनों की सदस्यता होगी और दोनों के विचार से यह शासन व्यवस्था चलाया जाएगा। इसलिए लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान किया। सीधा लिखित ऐलान नहीं किया, उसने किसी भी तरह का कोई समय नहीं दिया, समय सीमा नहीं बताया, उसने सीधे गोलमोल ऐलान कर दिया कि भावी संविधान में इस पर चर्चा की जाएगी और डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा। अब यह भावी संविधान की चर्चा कब होगी? जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन होगा तब। गोलमेज सम्मेलन कहाँ होता था? लंदन में होता था। और गोलमेज सम्मेलन में अपने भारत से प्रतिनिधि जाते थे। महात्मा गांधी कई बार गए लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया और वह बीच से ही वापस सम्मेलन से चले आते थे। तो यहाँ भी जो डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी उसमें था कि जब गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे तब क्या होगा कि भावी संविधान पर चर्चा की जाएगी और ये डोमिनियन स्टेट पर विचार किया जाएगा। इस तरह जब लॉर्ड इरविन ने अपना विचार दिया तो इस विचार से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस के नेता पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे। उनका सोच था कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये गोलमोल विचार से उन्हें संतुष्टि नहीं थी। इसी बीच जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनके नेतृत्व में कांग्रेस के तेज तर्रार जो नेता थे वे सारे आक्रामक तेवर अपनाने लगे। वे पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। उनका इस तरह से जो विचार था, उनका जो इस तरह की गोलमोल सा ऐलान था उससे वह संतुष्ट नहीं थे। लेकिन कांग्रेस में दो दल था, आप पहले भी इसको पढ़े हैं, उदारवादी और मध्यमार्गी। उदारवादी क्या चाहते थे? उदारवादी और मध्यमार्गी जितने थे वे ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। उदारवादी और मध्यमार्गी थे वे ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। लेकिन जो यह गर्म दल वाले थे उनका पूर्ण स्वराज की ही मांग थी। इसलिए उदारवादी और मध्यमार्गी नेता का जो प्रभाव था वह घटता जा रहा था और इस घटते प्रभाव के कारण उनकी विचार को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। और दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। मतलब यहाँ लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को मान लिया गया
मतलब कहने का यह है कि हम अब अंग्रेज़ों के भीतर काम नहीं करेंगे, उनसे अपनी मांग नहीं रखेंगे, अपने लिए अपनी ही धरती पर अपने ही देश में उनसे मांग कर अपना हक नहीं लेंगे। अब हमारा अलग सारी व्यवस्था होगी, हमारा अलग संविधान होगा, हम स्वतंत्र देश में रहेंगे, अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हम नहीं रहेंगे। इस तरह से वो पूर्ण स्वराज पर विचार किए और औपचारिक रूप से इसको मान्यता दे दिया गया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। आपको हमने पहले बताया है कि 2 अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं, तीसरा अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन। इस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान्यता दे दिया गया था। तो इस लाहौर अधिवेशन को आप जरूर अपने मैप में दर्शा लेंगे। और यहीं पर लाहौर अधिवेशन में ही यह तय किया गया, क्या तय किया गया? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ है और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। 26 जनवरी को हम लोग अपनी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान उस दिन लागू हुआ था, लेकिन इससे पहले 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे, इस पर विचार किया गया था। पूर्ण स्वराज के लिए लोग शपथ लेंगे, इस पर विचार किया गया था। लेकिन यह जो बात थी, यह जो विचार था, यह बहुत कम लोगों के पास ही था, बहुत कम लोग ही इस पर ध्यान दिए थे, क्योंकि सारे लोगों तक इस विचार को पहुंचाना अभी संभव नहीं था। यह सारे लोगों तक यह विचार कैसे पहुंचेगा, इस विचार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस विचार को किस तरह से प्रत्येक जो भारतीय है उस तक पहुंचाया जाए, इस भारतीय के जो हित में जो कानून है वह किस तरह से बनाया जाए, इसके लिए महात्मा गांधी विचार कर रहे थे। और महात्मा गांधी इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा की जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए अलग रास्ता खोज रहे थे। यह अलग रास्ता क्या था, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह अलग रास्ता जो था वह अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना था। और कौन सा कानून? जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है, सभी भारत के सभी भारतीय के ऊपर लागू होता है और सभी भारतीय के द्वारा इस कानून को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की बात को रखी जाए और पूर्ण रूपेण अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम को तोड़कर पूर्ण रूपेण सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए महात्मा गांधी क्या करना चाह रहे थे, हम अगले वीडियो में देखेंगे। गृह कार्य डाल दिया गया है, आप इसको तैयार कर लेंगे। साथ ही प्रत्येक टॉपिक से आप गृह कार्य जरूर पूरा करेंगे, क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। मैप आप बना लिए होंगे, मैप में आप तीनों अधिवेशन और आंदोलन को डालेंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के आंदोलन के साथ साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड और चौरा चौरी कांड को भी आप मैप में दर्शा लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। क्वेश्चन आप बनाते ही होंगे और भी बनाएंगे। जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे आपकी समझ उतनी बढ़ेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।